लेक्चर नंबर 3 सिक्योरिटी वैल्यूएशंस। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एएफएम का और हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी वैल्यूएशंस। व्हाट इज सिक्योरिटी एंड व्हाट इज वैल्यूएशन। सिक्योरिटी मतलब क्या हो सकता है? डिवेंचर हो सकता है, इक्विटी शेयर्स होता है, कुछ भी हो सकता है सिक्योरिटीज़। इस चैप्टर में हम लोग उस सिक्योरिटी का वैल्यूएशन करना सीखेंगे कि उस सिक्योरिटी का एक्चुअल वैल्यू कैसे क्या होगा। तो बोलेगा भाई एक्चुअल वैल्यू निकालने का क्या जरूरत है? इंटरनेट खोलो और पता कर लो, सर्च करो मार्केट प्राइस ऑफ दिस सिक्योरिटी शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर, अपने आप पता चल जाएगा। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्या जरूरत है भाई? वो जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है दैट इज फेयर वैल्यू, दैट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी। तो बोलेगा ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक मानते हैं, कैसे माने? ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा या फिर समझाते हैं। कोई मार्केट में अगर कोई शेयर 100 रुपये का चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस शेयर का दाम एक्चुअल में उस शेयर का वैल्यू 100 रुपया है। ऐसा हो सकता है कि उस शेयर का वैल्यू 110 रुपया हो या फिर उस शेयर का वैल्यू 80 रुपया हो। तो मतलब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हो कि वो जो मार्केट में जो शेयर चल रहा है दैट इज उसका जो वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड। मार्केट में डिमांड कितना, अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो 100 से 110 चला जाएगा, डिमांड कम आएगा तो 100 से 90 चला जाएगा और 80 चला जाएगा। लेकिन इससे उस कंपनी का एक्चुअल शेयर प्राइस नहीं पता चला ना हमको, ये तो डिमांड बेसिस पर। कोई भी कंपनी का एक्चुअल शेयर प्राइस जानना है तो तुमको उसका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना होगा, उसका जो अर्निंग है एक्चुअल में, उस हिसाब से वो उसका कितना ग्रोथ होने वाला अगला 20 साल में, वो सबको कंपेयर करने के बाद आप पता कर सकते हो कि उस शेयर का एक्चुअल दाम कितना है। समझे? तो मार्केट प्राइस क्रोम खोल के चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 बोल रहे हैं, पहला जो चैप्टर है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, वो बन नहीं जाएगा। उसके लिए वैल्यूएशन का तरीका तुमको सीखना होगा। ठीक है, ओके। सिक्योरिटी कितना तरीके का होता है? अभी 2। एक इक्विटी शेयर्स का हम लोग बात करेंगे, फिर डिवेंचर्स का बात करेंगे। ठीक है, ओके। हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं? वाई डू वी रीड दिस चैप्टर, वाई डू वी स्टडी दिस चैप्टर? तो हम अभी बोला भाई सिक्योरिटी को वैल्यू करने के लिए, मान लिए। लेकिन एक बात बताओ, तुम सिक्योरिटी को वैल्यू क्यों करोगे? सिक्योरिटी का वैल्यू क्यों किया जाता है? लॉजिक लगाओ। सिक्योरिटी का वैल्यू इसलिए किया जाएगा कि जब तुमको कंपेयर करना होता है दो सिक्योरिटी के बीच में कि कौन सा सिक्योरिटी हम खरीदें या कौन सा सिक्योरिटी हम बेच दें, तब तुम अगर दोनों सिक्योरिटी का तुम वैल्यू का पता कर पाओगे तब तुम कंपेयर कर सकते हो कि सर हमको ये बेचना चाहिए या फिर हमको ये खरीदना चाहिए। ओके ओके। सो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में मीनिंग क्या है? वैल्यूइंग सिक्योरिटी। पर्पस क्या है? टू मेक डिसीजन ऑन इन्वेस्टिंग, वेदर टू बाई, वेदर टू सेल और वेदर टू होल्ड। ठीक है, तुम बोलेगा होल्ड क्यों? पहले से अगर तुम्हारे पास कोई शेयर है और उसका तुम अपना निकाला वैल्यू अपने तरीके से वैल्यूएशन करके, और तुमको पता चला कि इसका शेयर का दाम तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है और तुमको कम पे तुम उसको कम दाम पे खरीदे हुए हो, तो तुम होल्ड करोगे ना, उसको बेचोगे तो नहीं। ओके ओके। तो ठीक है, बात सुन लिया कि भाई चैप्टर में वैल्यूएशन करना है, बहुत बार बोल भी दिया, लेकिन कैसे करना है वैल्यूएशन? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग एनी सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का वैल्यू करना छोड़ दो एक सेकंड के लिए। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट सोचो, कोई भी चीज़ का वैल्यू कब समझ में आता है? उसका वैल्यू कब पता चलता है? उसका वैल्यू तब पता चलता है जब तुमको समझ में आया कि उस चीज़ से तुमको बेनिफिट कितना मिल रहा था। अगर हमको वैल्यू जानना है चार्जर का, तो चार्जर का वैल्यू तब समझ में आएगा जब हमको पता चलेगा कि भाई इस चार्जर से कितना बेनिफिट मिल रहा था। मेरा फ़ोन हर वक्त चार्ज रहता था, हम कभी भी बाहर जाएं अगर मेरा चार्जर मेरे साथ रहता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फ़ोन डिस्चार्ज हो नहीं डिस्चार्ज हो। तो कोई भी चीज़ का वैल्यू तब पता चलता है जब आपको समझ में आता है कि उससे बेनिफिट कितना मिल रहा है। करेक्ट करेक्ट। भाई ज्ञान की बात क्यों कर रहा है? एएफएम पढ़ा, दिस इज एएफएम ओनली। लॉजिक क्या है बताते हैं। इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिटर्न ऑन इट, द रिटर्न विच यू विल गेट ऑन इन्वेस्टिंग इन दैट सिक्योरिटी। कोई भी सिक्योरिटी का वैल्यू तब पता चलता है जब तुमको समझ में आता है कि तुमको रिटर्न कितना उससे मिल रहा है या फिर तुमको रिटर्न कितना चाहिए उससे। कैसे बताते हैं। अगर तुमको रिटर्न कम चाहिए, मान लेते हैं कि हमको 2% रिटर्न चाहिए, तो जाके पीएसयू बैंक का शेयर्स ले लो, तो आराम से तुमको 2% का रिटर्न मिल जाएगा। 2% का रिटर्न क्यों मिलेगा? क्योंकि उसका शेयर का दाम बहुत कम है, 100 रुपया का दाम है शेयर का, तो कितना परसेंट रिटर्न देगा? 2% रिटर्न देगा। अगर तुमको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो तुम एक्सिस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करो, 1000 रुपया का शेयर उसका है, तो अगर 1000 रुपया का शेयर पे खरीदोगे तुमको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ओके। अगर तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए, तुमको 30% इंटरेस्ट चाहिए,
अगर तुमको 30% इंटरेस्ट चाहिए तो तुम और महंगा शेयर खरीदो, 5,000 रुपये का शेयर खरीद लो जाके किसी स्टार्टअप का। तो मतलब अगर 2% इंटरेस्ट रेट, अगर तुमको 2% रिटर्न चाहिए तो PSU का 100 रुपये का खरीदो, 10% चाहिए तो एक्सिस बैंक का 1000 का खरीदो, 30% चाहिए तो जाके स्टार्टअप का खरीद लो। तो तुम ये जो शेयर का जो दाम है 100 रुपया, 1000 रुपया और स्टार्टअप का जो दाम है 5000, वो कैसे पता चल रहा है? वो ऐसे पता चल रहा है कि वो रिटर्न कितना दे रहा है। जो ज़्यादा रिटर्न देगा उसका दाम ज़्यादा होगा, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। जो कम रिटर्न देगा उसका वैल्यू कम होगा। करेक्ट। अभी चार्जर का हमको वैल्यू कब समझ में आएगा? जब उसका रिटर्न जो हमको मिला था वो हमको पता चले। जैसे कि चार्जर का वैल्यू इन कंपैरिजन टू मोबाइल, तो मोबाइल से हमको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो मोबाइल का दाम भी ज़्यादा है। चार्जर से रिटर्न कम मिल रहा है तो चार्जर का दाम कम है। ओके, सो to find the value of any security you need to understand the amount of return you are getting on it or you will get on it or the amount of return which you want. अगर हमको 100 रुपया ही चाहिए तो हमारा शेयर का दाम 1,000 होगा बस। अगर हमको 1,000 रुपया चाहिए तो शेयर का दाम 10,000 रुपया हो जाएगा। करेक्ट। तो जितना तुमको रिटर्न चाहिए उस पर डिपेंड करेगा कि शेयर का दाम कितना होने वाला है। ओके ओके, AFM में एग्जैक्टली यही होता है। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी बाय यूजिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अभी हम क्या बोले? हम यही तो बोले कि कोई भी चीज़ का वैल्यू तब तुम निकाल पाओगे जब तुमको पता होगा कि इस पर रिटर्न कितना आने वाला है। तो कोई भी सिक्योरिटी का अगर तुमको वैल्यू निकालना है तो तुमको पता होना चाहिए कि तुमको रिटर्न कितना मिलने वाला है या फिर तुम कितना रिटर्न चाहते हो। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जो रेट ऑफ रिटर्न कितना रिक्वायर्ड अगर तुमको पता चल जाएगा तो तुम वैल्यू करके निकाल सकते हो कि तुमको सिक्योरिटी का वैल्यू क्या है। अगर तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 2% है तो तुम PSU बैंक का शेयर का वैल्यू तुम पता कर लो कि हाँ 100 रुपया है। अगर तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर 30% है तो स्टार्टअप का शेयर तुम वैल्यू कर लो कि भाई वो तो 5,000 का होगा, क्योंकि हर आदमी का उतना ही रिक्वायर्ड रेट रिटर्न है तो उसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गॉट इट। ठीक है भाई, तो हमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए, तभी हम पता कर सकते हैं कि सिक्योरिटी का वैल्यू कितना है। ओके, अंडरस्टूड। तो ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हम लोग निकाल देंगे। क्वेश्चन आएगा कि भाई दिस इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, और हम PV करके निकाल लेंगे। बउआ नहीं है क्लास 1 का कि तुमको सब कुछ हाथ में दे देगा। क्वेश्चन में नहीं बताएगा तुमको कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तुमको खुद निकालना होगा कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, मेरा कितना रिक्वायरमेंट है, पहले खुद निकालो, तब तुम पता कर पाओगे कि वैल्यू क्या है शेयर का। अपना जो तुमको चाहिए पहले वो ढूंढो कि तुमको चाहिए क्या और कितना चाहिए, तब तुम पता कर पाओगे कि भाई उस चीज़ का दाम इतना होगा। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। ओके, ठीक है। हाउ टू फाइंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये तो भाई क्वालिटेटिव क्वेश्चन हो गया। हम बोले हमको चाहिए 1 लाख, हमको चाहिए 100% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है मेरा, या 110% है, तो ऐसे नहीं होता है। दिस इज नॉट अ क्वालिटेटिव क्वेश्चन कि व्हाट इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। उसका एक फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला का नाम है CAPM अप्रोच। CAPM का फुल फॉर्म क्या होता है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या होता है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ओके, ठीक है भाई, मान लिए कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से तुम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हो, लेकिन ये जो मॉडल है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड है क्या, बताते हैं। फॉर्मूला है उसका जो रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न निकालने का, वो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF, बीटा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। इंटरमीडिएट में पढ़े होगे, याद आ गया होगा कि जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जब निकालना होता है तो हम लोग क्या फॉर्मूला निकालते हैं? RF प्लस बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF क्लोज। इससे निकलता क्या? रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न। भाई अभी तुम बोला कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मेरे भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोनों तो सेम ही है। सेम कहाँ है? अबे यार, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से है। कैसे? अगर हमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है कि 10%, हमको 100 रुपये के ऊपर अगर हम 100 रुपये कंपनी को दे रहे हैं तो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मतलब हमको 10% इंटरेस्ट चाहिए। हम तुमको 100 रुपये का पैसा देंगे, कंपनी को 100 रुपया दिए, उसका शेयर खरीदे, तो हमको 10% डिविडेंड चाहिए, ये मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है।
लेकिन कंपनी के लिए क्या है, वो जो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। अगर हम उसको 100 रुपया दे रहे हैं तो उसको हमको देना पड़ रहा है 10 रुपया, तो उसके लिए वो कॉस्ट है, और मेरे लिए क्या है, रिटर्न। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग इंटरमीडिएट पढ़े थे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, और फाइनल कैसे पढ़ने वाले हम लोग, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। ओके। एक और बात, हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे के ई से, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ही, इसमें कोई नया सिंबल नहीं है। के ई मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ओके। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है अभी यहाँ पे, CAPM अप्रोच से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है RF प्लस बीटा RA माइनस RF क्लोज। भाई उतना से बोल रहा है फुल फॉर्म क्या है RF का, RM का, बीटा का, बताते हैं। RF का फुल फॉर्म होता है रिस्क फ्री रिटर्न, RM का मतलब फुल फॉर्म होता है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और बीटा का मतलब तो बीटा ही होता है। ठीक है भाई, मान लिए हम फॉर्मूला हमको याद आ भी गया, लेकिन क्या कोई कॉन्सेप्ट है याद रखने के लिए, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, हम लॉजिक बताते हैं। एक बात बताओ, एक तुम मार्केट में गए, तुम बॉन्ड खरीदने गए, डिबेंचर, ठीक है, बॉन्ड नॉट डिबेंचर। गवर्नमेंट बॉन्ड तुमको दे रहा है 5% इंटरेस्ट रेट, ठीक, और एक प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड तुमको दे रहा है 15% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, रिस्क कहाँ है ज़्यादा? भाई रिस्क है प्राइवेट कंपनी में। गवर्नमेंट कंपनी तो पैसा देवे करेगा हमको, प्राइवेट कंपनी हो सकता है डूब जाए, तो इसमें रिस्क ही कौन है? प्राइवेट कंपनी। तो एक बात बताओ, अगर हम कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जाकर अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो मेरा रिस्क परसेंटेज कितना हुआ? मेरा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसमें 15% वहाँ से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो मेरा रिस्क पे कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, कितना रिटर्न हमारा रिस्की है? बोल रहा है 15% है, 15% बाहर वाला दे रहा है, तो 15% तुम्हारा रिस्की है। गलत। कैसे गलत बताते हैं। तुम्हारा जो रिटर्न जो रिस्क पे है वो सिर्फ 10% है। कैसे? मेरे भाई, तुम अगर मार्केट में पैसा लगाते, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाते तो 5% मिलता, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तो उसमें कोई तुम्हारा रिस्क ही नहीं है, फ्री ऑफ रिस्क है, उसमें रिस्क नहीं, वो रिस्क फ्री है। ठीक है, और मार्केट में जाके लगाओगे तो कितना मिलेगा? 15%। तो एक्चुअल में रिस्क कितना का? रिस्क सिर्फ 10% का तुम ले रहे हो, 5% तो वैसे भी फ्री में तुमको मिल ही रहा था। तुम अगर पैसा गवर्नमेंट वाला में लगाते तुमको 5% फ्रीली मिल जाता। तुम एक्चुअल में रिस्क कितना परसेंट का ले रहे हो? तुम रिस्क ले रहे हो 10% का, ना कि तुम 15% का। करेक्ट? ठीक है भाई, करेक्ट। तो एक बात बताओ, हमको अगर निकालना है कि एक्चुअल में मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है भाई, जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो ले लो, और तो अगर तुम मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो मार्केट में इन्वेस्ट करने से जो तुमको रिस्क मिल रहा है उसका परसेंटेज ले लो। तो रिस्क फ्री परसेंटेज और रिस्क वाला परसेंटेज जब दोनों ऐड कर दोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि हम इतना परसेंट का रिस्क ले रहे हैं तो हमको इतना रिटर्न चाहिए। अगर 5% हमको फ्री में मिल रहा है, रिस्क फ्री मिल रहा है, और मार्केट में 10% हमको और मार्केट में लगाने के बाद 10% का हमको रिस्क लेना पड़ रहा है, तो टोटल रिटर्न हमको कितना चाहिए? हमको टोटल रिटर्न चाहिए 15% का। करेक्ट? क्योंकि उतना का रिस्क हम ले ही रहे हैं। टोटल रिस्क कितना का लिए हैं? टोटल रिस्क लिए हम 15% का। भाई अभी तो बोला कि 10% का। अरे मेरे बाप भाई, 10% का रिस्क हम तब ले रहे हैं जब हम समझ रहे हैं कि भाई मेरा एक्चुअल नेट रिस्क कितना है। लेकिन जब अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए हैं, प्राइवेट में, सरकारी में तो नहीं किए, तो उधर का 5% तो मेरा चला ही गया ना। तब टोटल रिस्क तो मेरा पूरा इसमें लग गया। तो मेरा टोटल रिस्क कितना है हमारा? तो टोटल रिस्क हो जाएगा 15%। रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क ड्यू टू नॉट इन्वेस्टिंग इन रिस्क फ्री रिटर्न, दोनों को ऐड करोगे तो पता चल जाएगा। करेक्ट। बहुत ईजी है। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्की रिटर्न, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। तो तुम क्यों बोल रहा था RF प्लस बीटा RA माइनस RF? रिस्क फ्री तो समझ में आ गया, RF आ गया, लेकिन बीटा RA माइनस RF क्यों कर रहे हो? बताते हैं उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, सुनो। अभी जब तुम 10% निकाले, जब तुमको समझा है कि भाई तुम्हारा एक्चुअल रिस्क 15% का नहीं सिर्फ 10% का है, तो कैसे निकाले? जो मार्केट दे रहा था 15% और जितना रिस्क फ्री था 5% माइनस कर दिए तो 10% आ गया। वही तो है RM माइनस RF। जो मार्केट का जो परसेंटेज है रिस्क का
उसमें से माइनस कर दो जो रिस्क फ्री है, RM माइनस RF करोगे, 15 माइनस 5, 10% आ तो गया। करेक्ट, रिस्क फ्री प्लस RM माइनस RF दैट इज रिस्की रिटर्न, दोनों को ऐड कर दो, आ गया। अबे गधे बना रहे हो क्या? अभी बीच में एक बीटा भी तो बोला था तुम, RF प्लस बीटा RM माइनस RF, बीटा क्यों लगाया? समझाते हैं। जो RM है रिस्क, वो जो मार्केट रिस्क ऑफ रिटर्न है वो मार्केट का रिस्क है। मार्केट में लाखों कंपनीज है, सरकारी एक बॉन्ड आता है 5 की, एक बॉन्ड आ गया सरकारी, उस पर रिस्क रिटर्न 5% है। मार्केट में जाओगे तो भाई लाखों बॉन्ड है, अब तुम मार्केट का रिस्क कैसे निकालोगे? जैसे कि कोई एक बॉन्ड पे हो सकता है, जैसे कि एक्सिस बैंक का यहाँ पे था 10%, स्टार्टअप का है 30%, और ऐसा लाखों कंपनी है, तो कैसे पता करोगे कि मार्केट का रेट कितना है? क्वेश्चन तुमको इतना दे देता है कि भाई मार्केट का रिस्क कितना है, तो मार्केट का रिस्क उतना है। हमको मतलब नहीं ना, हम मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करें, हम कोई उस स्टार्टअप एक्सिस बैंक दोनों में से कोई एक में इन्वेस्ट करेंगे, तो हम मार्केट रिस्क लेके क्या करें? एक्सिस बैंक में सिर्फ 10% रिस्क था और स्टार्टअप में 30% रिस्क था, तो जब मार्केट रिस्क अगर निकाला होगा तो एवरेज करके 10 और 30 का एवरेज निकाल दिया होगा 20, तो मार्केट एवरेज तो 20% दिखा रहा है। लेकिन मेरे भाई अगर हम स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें तो मेरा 20% तो रिस्क प्रीमियम नहीं है, मेरा रिस्क प्रीमियम तो 30% है। और अगर हम एक्सिस बैंक में जाए तो मेरा 20% नहीं है, मेरा तो सिर्फ 10% है। तो जब एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो हम पूरा मार्केट का क्यों ले एवरेज? करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन में तुमको मार्केट का देगा, क्वेश्चन तुमको सीधा नहीं बोलेगा इस कंपनी का इतना रिस्क प्रीमियम है, नहीं, वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि मार्केट का इतना है बस। लेकिन क्वेश्चन एक बात बता देगा, क्या? वो बीटा का वैल्यू बता देगा। बीटा का वैल्यू क्यों देगा? बीटा का वैल्यू इसलिए देगा, बीटा होता है उस कंपनी का स्पेसिफिक कितना रिस्क है। कंपनी वो जो जैसे कि सिर्फ एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक का रिस्क कितना है इन कंपैरिजन टू मार्केट, वो होता है बीटा का वैल्यू। तो जब तुम बीटा को मल्टीप्लाई करते हो बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम मिल गया। इसमें से जब बीटा से मल्टीप्लाई करोगे कंपनी स्पेसिफिक और ये जो एक्चुअल मार्केट का रिस्क है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो तुमको पता चलेगा उस कंपनी में कितना रिस्क हो रहा है, उस कंपनी में से तुमको कितना रिस्क लेना पड़ रहा है, तो ये मिल जाएगा। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हो गया प्लस रिस्क फ्री रिटर्न, दोनों को ऐड कर दो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल गया। तो फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला टू फाइंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF, दैट इज एक्चुअल में कितना रिस्क ले रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, तो तुमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। एक चीज़ याद रखना, बहुत ही नॉर्मल है कि मेरे भाई बोर्ड मास का यूज़ करना। जब इस क्वेश्चन में RF प्लस बीटा RM माइनस RF है तो पहले ब्रैकेट को हटाना, ब्रैकेट ऑपरेशन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो पहले ब्रैकेट को हटाना, ब्रैकेट को हटाने के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है RM माइनस RF पहले वो कर लेना, फिर BOD डिवीजन नहीं है M, पहले फिर मल्टीप्लाई आएगा, तो ब्रैकेट के बाद फिर मल्टीप्लाई करना और लास्ट में ऐड करना। ये नहीं कि इसको बीटा के साथ ऐड कर देना, नहीं मेरे भाई, पहले ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड। ओके ओके, करेक्ट। ओके, सो टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी यू नीड KE। हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे बात कि कोई भी सिक्योरिटी का अगर वैल्यू पता करना है तो तुमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए कि तुमको रिटर्न कितना चाहिए, उससे पता चलेगा कि उस सिक्योरिटी का वैल्यू क्या है। ओके, तो हम लोग सीख गए निकालना कि हमको क्या चाहिए कितना चाहिए, वो हम CAPM अप्रोच से निकाल देंगे, KE हम लोग निकाल दिए, तो पता चल गया कि भाई सिक्योरिटी का वैल्यू क्या होगा। कैसे भाई? अभी तो तुम सिर्फ ये बताया कि हमको कितना चाहिए, वो हम समझ में आ गया, लेकिन 10% हमको अगर चाहिए तो सिक्योरिटी का वैल्यू 1 लाख होगा, वो कैसे निकलेगा? उसका क्या फॉर्मूला है? ये हुआ ना इम्पोर्टेंट बात, बताते हैं, लेकिन इसी लेक्चर में, ठीक है। ओके, तो हम लोग अभी सीखे हैं ये, हम लोग सिर्फ ये समझे कि हमको रिटर्न कितना चाहिए, वो हमको पता, हमको आ गया निकालने कि हाँ भाई हमको कितना रिटर्न चाहिए, उसका फॉर्मूला हम सीख गए। लेकिन हमको कितना रिटर्न चाहिए उस पर कैसे हम उससे कैसे पता करें कि उस सिक्योरिटी का वैल्यू कितना है? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यूजिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हम लोग पहला समझे थे कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की वजह से ही हम लोग वैल्यू निकाल पाते हैं, तो वो तो पता चल गया। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता चल गया, लेकिन वैल्यू निकाले कैसे? उसी से निकलता ही मालूम है, लेकिन व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सिक्योरिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी यूजिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न।
तो चलो वो सीखते हैं कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर KE से हम लोग सिक्योरिटी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो कोई भी सिक्योरिटी का अगर तुमको वैल्यू निकालना है तो दो अप्रोच यूज़ किया जाता है। दो टाइप का अप्रोच है। एक अप्रोच है उसको कहते हैं डिविडेंड बेस्ड मॉडल, दूसरा अप्रोच उसको कहते हैं अर्निंग बेस्ड मॉडल। ठीक है, क्या क्या मॉडल है? दो मॉडल है, डिविडेंड बेस्ड अप्रोच और अर्निंग बेस्ड अप्रोच। क्या है ये दोनों अप्रोच? भाई अगर कोई भी सिक्योरिटी का तुमको वैल्यू निकालना है तो तुम या तो उसके डिविडेंड, उससे जो मिलने वाला है, उस कंपनी से जो डिविडेंड मिल रहा है उस बेसिस पे तुम उस कंपनी का सिक्योरिटी का वैल्यू निकाल सकता है, या फिर उस कंपनी से जितना अर्निंग मिल रहा है उस वैल्यू पे तुम उस सिक्योरिटी का वैल्यू निकाल सकता है। तो क्या दो अप्रोच है? या तो डिविडेंड जो उस कंपनी से जितना मिल रहा है, पे आउट हो रहा है मार्केट में, उससे पता करो कि उसके सिक्योरिटी का वैल्यू कितना है, या फिर उसका अर्निंग कितना हो रहा है उस पर पता करो कि सिक्योरिटी का वैल्यू क्या है। अर्निंग में से जब पे आउट होता है तब उसको कहते हैं डिविडेंड, अगर पे आउट नहीं हो तो वो अर्निंग ही है। तो अगर अर्निंग के ऊपर निकालोगे तो सिक्योरिटी का वैल्यू अलग आएगा, और अगर डिविडेंड के बेसिस पे निकालोगे तो उसका सिक्योरिटी का वैल्यू अलग आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है जो ₹1,00,000 का अर्निंग कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही है कि वो डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, वो प्रॉफिट रिटेन कर रही है ग्रोथ के लिए। तो अगर डिविडेंड बेस्ड मॉडल से निकालोगे तो तुमको पता है डिविडेंड कुछ आ ही नहीं रहा, तो सिक्योरिटी का वैल्यू तुम डाउन कर देगा। ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि सोचो उसके पास तो ₹1,00,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो तुम सिक्योरिटी का वैल्यू उसको डाउन क्यों कर रहे हो? तो वो हम लोग करते हैं अर्निंग बेस्ड अप्रोच से। अर्निंग बेस्ड अप्रोच से निकालेंगे तो करेक्ट पता चल जाएगा। ओके, वहीं पे दूसरा एग्जांपल लो, कोई कंपनी है जिसका प्रॉफिट बहुत कम है, ठीक है, जैसे उसका प्रॉफिट है मतलब कि ₹10,000, लेकिन उस साल डिविडेंड पूरा 10,000 का दे दिया, और मार्केट में डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% दिख रहा है, डिविडेंड 10,000 दिख रहा है सबको, सब पूरा खुश। हाँ भाई, ये कंपनी डिविडेंड दे रहा है, इसका शेयर प्राइस का दाम बढ़ गया, सिक्योरिटी का वैल्यू बढ़ गया, वो भी गलत है। तो वहाँ पे आप एक्चुअल में अर्निंग लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये सिर्फ अप्रोच है कि हम लोग कौन सा अप्रोच से वो वैल्यू निकालते हैं कोई भी सिक्योरिटी का। ठीक है, करेक्ट, ओके। तो चलो सीखते हैं कि कैसे हम लोग सिक्योरिटी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी निकालते हैं यूजिंग बोथ द अप्रोच। तो पहला अप्रोच जो हम लोग सीखेंगे वो है डिविडेंड बेस्ड अप्रोच, कि डिविडेंड के हिसाब से हम लोग कैसे पता करें कि क्या है वैल्यू सिक्योरिटी का। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड बेस्ड मॉडल जो है कि डिविडेंड से पता करें कि कितना सिक्योरिटी का वैल्यू है, उसमें भी 3 अप्रोच, 2 तरीका है निकालने का, या तो डिविडेंड को देख के निकालो या अर्निंग को देख के निकालो। अगर ठीक है, अब बात करते हैं डिविडेंड को देख के निकालना है, तो अगर डिविडेंड को भी देख के निकालना है तो उसका भी मेथड है कि तुम 3 मेथड से निकाल सकते हो, तीनों में से कोई एक मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन तीनों में डिविडेंड को ही ध्यान में रख के निकाला जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, बताओ। तो 3 मेथड नहीं है, वो 3 सिचुएशन है, उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे। ओके, ठीक है भाई, क्या सिचुएशन है? पहला सिचुएशन ये है कि परपेचुअली डिविडेंड मिलेगा विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट। क्या बोला? हम ये बोले कि तुमको परपेचुअल डिविडेंड मिलेगा विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट, मतलब परपेचुअल मतलब फॉर एवर, तुमको जिंदगी भर तुमको डिविडेंड मिलने वाला है। उसका कभी ऐसा नहीं होगा कि वो डिविडेंड आना बंद हो जाएगा, वो लाइफ टाइम है, वो इररिडीमेबल बॉन्ड है, वो रिडीम नहीं होगा कभी। तुमको उसका रिडेम्पशन अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तुमको कभी नहीं मिलने वाला है। तो जब कभी नहीं मिलेगा तो परपेचुअल है। और ये भी बोला हुआ है कि जो डिविडेंड है वो इस साल अगर 10% मिला तो अगला साल 12% मिलेगा, उसका अगला साल 14%, फिर 16%, हर साल 2-2% से वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब परपेचुअल डिविडेंड विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट। तो अगर ये सिचुएशन है तब तुम कैसे निकालोगे सिक्योरिटी का वैल्यू? भाई तुम्हारे बात से एक चीज़ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? परपेचुअल कैश फ्लो विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट, ये तो पहले पढ़े थे। ये जब पढ़े थे तो हमको इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाले थे? जैसे कि अगर हमको हर महीना मिलने वाला है ₹1,000 फॉर एवर तक के लिए, तो हम कैसे पता करते थे कि भाई उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? याद करो, V0 दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर माइनस ग्रोथ रेट। V0 इज इक्वल टू फर्स्ट कैश फ्लो डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर माइनस ग्रोथ रेट। आंसर आ जाता था। याद करो कि अगर हर महीने अगर हमको ₹1,000 मिलने वाला है और ज़िंदगी भर के लिए, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना निकला था? 10,000।
क्यों? आज हम 10,000 रुपया प्रिंसिपल किसी को दिए, हमको हर वक्त वो 1,000 देगा, हमको प्रिंसिपल अब कभी रिटर्न नहीं होने वाला है, ठीक है। सेम केस कम्स हियर, परपेचुअल डिविडेंड दैट इज इरिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब प्रिंसिपल मेरे पास वापस कभी नहीं आएगा, कोई रिडेम्पशन अमाउंट नहीं है, हमको क्या आएगा, सिर्फ हमको उसका डिविडेंड आ रहा है। जैसे उस टाइम सिर्फ 1,000 का इंटरेस्ट आ रहा था, इसमें सिर्फ डिविडेंड आएगा, तो हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, उसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, V0 इक्वल टू फर्स्ट परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय दिस। नहीं, फॉर्मूला को थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे और सब सेम होगा। V0 मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू, पहला था फर्स्ट परपेचुअल कैश फ्लो। फर्स्ट परपेचुअल कैश फ्लो क्या होता था, जो पहला कैश फ्लो आने वाला था 1,000 रुपया का, तो हमारे डिविडेंड में फर्स्ट परपेचुअल कैश फ्लो क्या होता है, डिविडेंड होगा D1। आज अगर हम डे 0 पे खड़े हैं तो हमारा D1 कितना है, 1 साल के बाद। 1 साल के बाद जो हमको डिविडेंड मिलने वाला है वो हमारा D1 हो गया, दैट इज द फर्स्ट परपेचुअल कैश फ्लो जो हमारे पास आने वाला है, करेक्ट। अगर आज हम इन्वेस्ट किए हैं तो मेरा फर्स्ट परपेचुअल कैश फ्लो कब आएगा, 1 साल के बाद आएगा, तो वो हमारा D1 हो गया। तो V0 इज इक्वल टू D1, ये यहाँ तक क्लियर है। डिवाइडेड बाई, वहाँ क्या था, डिस्काउंटिंग परसेंटेज, जो डिस्काउंटिंग रेट है। डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है, जितना हमको डिस्काउंट करना है, जैसे जितना हमको प्रेजेंट वैल्यू, जो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन है, जो हमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वही था डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो V0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न KE, ठीक है। इसमें तो ग्रोथ रेट भी है, इजी। V0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। D1 इज इक्वल टू फर्स्ट परपेचुअल कैश फ्लो दैट इज द फर्स्ट डिविडेंड, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न, माइनस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मिल गया, इजी। और वो जो वैल्यू होगा वही तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू होगा उस शेयर का। भले वो मार्केट में, जैसे कि अगर हम कोई क्वेश्चन में ढूंढे, कोई क्वेश्चन का दिया हुआ था, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकला 100 रुपया, लेकिन मार्केट में वो ट्रेड हो रहा है 150 रुपया पे, तो क्या ये ओवर प्राइस शेयर है या अंडर प्राइस शेयर है? भाई उसका एक्चुअल वैल्यू 100 रुपया है, मार्केट में 150 पे चल रहा है, मतलब वो ओवर प्राइस्ड है, किसी ना किसी दिन वो गिर जाएगा, तो हम लोग उस शेयर को खरीदेंगे ही नहीं, उसका एक्चुअल वैल्यू तो 100 रुपया है। समझे? हम लोग सिक्योरिटी वैल्यूएशन क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम समझ पाए कि क्या उसको खरीदना है उस शेयर को या नहीं खरीदना है, या फिर उस शेयर को बेचना है या नहीं बेचना है। तो पता करने के लिए, कंपेयर करने के लिए एक एक्चुअल वैल्यू तो चाहिए, तो एक्चुअल वैल्यू तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे ये फॉर्मूला होगा, वहाँ पे जहाँ परपेचुअल कैश फ्लो है दैट इज परपेचुअल डिविडेंड विथ कांस्टेंट ग्रोथ के साथ, तो फॉर्मूला होता है V0 इज इक्वल टू D1 अपन KE माइनस G। और अगर तुमको नहीं बोला हुआ है कि भाई D1 क्या है, आज से 1 साल के बाद, कि 1 साल के बाद तुमको कितना डिविडेंड मिलने वाला है, अगर तुमको नहीं पता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, D0 ब्रैकेट 1 प्लस G, तो D1 आ जाएगा। आज अगर डिविडेंड कंपनी 10 रुपया दे रही है, आपको बताया नहीं कि अगला साल D1 कितना मिलने वाला है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी, हमको ग्रोथ रेट पता है कि 2% ग्रोथ रेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आराम से हो जाएगा। फिर जो D0 है 10 रुपया इंटू 1 प्लस G, 1 प्लस 2%, तो 1.02 से इंटू मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि D1 कितना होने वाला है। तो D1 अपॉन KE माइनस G कर दोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ डिविडेंड क्या है, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट समझा दिए कि हम लोग ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये फॉर्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि परपेचुअल कैश फ्लो था, जैसे पहले हम लोग सीखे थे बेसिक्स में, उसी फॉर्मूला पे बैठा हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या बोलता है, परपेचुअल कैश फ्लो है, मतलब इसमें प्रिंसिपल कभी नहीं आने वाला है, डेट इज ये इरिडीमेबल है। तो इरिडीमेबल है तो भाई प्रिंसिपल तो वापस नहीं आएगा, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, उसका प्रिंसिपल ही होगा, तो वही तो हम लोग निकाले अभी। समझ में आ गया ना? करेक्ट। लास्ट का फॉर्मूला बोल दे रहे हैं, जब परपेचुअल कैश फ्लो विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू V0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G, करेक्ट। और माइनस ग्रोथ रेट क्यों करते हैं वो समझाया हुआ है कि हमको चाहिए, अब फिर से नहीं, ठीक है। चलो देख लेना, वहीं पे दिया हुआ है। तो ये पहला सिचुएशन था कि भाई जहाँ पे परपेचुअल कैश फ्लो है दैट इज इररिडीमेबल अगर बॉन्ड है, लेकिन अगर लिमिटेड डिविडेंड हो, परपेचुअल कैश फ्लो नहीं होने वाला है, हमारे पास लिमिटेड ही डिविडेंड आने वाला है, हमारे पास 10 ही साल तक डिविडेंड आएगा। और 10 ही साल तक डिविडेंड क्यों आएगा भाई, 10 साल तक के लिए इसलिए डिविडेंड आएगा क्योंकि उसके बाद से उस शेयर को हम बेच देंगे, तो जब शेयर बेच देंगे तो हमारे पास डिविडेंड कहाँ से आएगा, तो लिमिटेड डिविडेंड हो गया, ये परपेचुअल कैश फ्लो नहीं हुआ। ओ भाई, तब तो ये परपेचुअल कैश फ्लो नहीं हुआ, तब हम लोग कैसे निकालेंगे उसका इंट्रिंसिक वैल्यू? प्रॉब्लमेटिक है ना, बताते हैं।
लेकिन उससे जाने से पहले एक बात रिमाइंड करते हैं। तुम स्टार्ट किए थे इस बात से कि भाई तुम अगर कोई भी सिक्योरिटी का वैल्यूएशन चाहिए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तुमको रिटर्न कितना चाहिए, तुमको बेनिफिट कितना चाहिए। तो उतना देर से तुम समझा दिया CAPM अप्रोच, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से क्या हो गया। अभी वैल्यूएशन के लिए तो V=D1/K-G कर दिए तुम, तो रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न का क्या जरूरत पड़ा। अरे गधे, KE तो रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न ही था ना। तो जब तक KE नहीं निकालोगे तो आंसर कैसे बनेगा, D1/K-G। KE कैसे निकलेगा। तो उसके लिए यू नीड टू हैव रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ओके। तो वापस आते टॉपिक पे, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर लिमिटेड रिटर्न है, लिमिटेड डिविडेंड है, दैट इज लिमिटेड अगर कैश फ्लो है, तो कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगा। अरे बच्चा वाला क्वेश्चन। अगर हमको पता है कि 10 साल तक हमको डिविडेंड मिलने वाला है, हर साल ये डिविडेंड मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, पता चल जाएगा हमको उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। ईजी। तुमको क्या लगता है नया फॉर्मूला बताएंगे? नहीं भाई, सच बात है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, आराम से इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगा। परपेचुअल कैश फ्लो था, इसलिए तो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हमको हर साल का डिविडेंड नहीं पता था कि इतना साल तक कहिया तक जाएगा। फॉर्मूला लगा दिए। हमको पता है यहाँ पे कि 10 ही साल तक आएगा और 10 साल तक ये आने वाला है। लगाओ फॉर्मूला, लगाओ उसका टेबल बनाओ और प्रेजेंट वैल्यू निकालो। लिमिटेड कैश फ्लो है, निकाल दो। लेकिन एक बात याद रखना कि भाई जहाँ लिमिटेड कैश फ्लो है, जहाँ बोला है कि 10 साल तक हमारे पास डिविडेंड आएगा, इसका मतलब ये अज्यूम तुमको करना है, इम्प्लाई तुमको करना है, तुमको याद होना चाहिए कि अगर 10 साल तक आ रहा है मतलब 10वां साल के एंड पे ये शेयर को बेच देगा। और अगर शेयर को बेच देगा तो उस टाइम कुछ उसको पैसा आएगा। जो पैसा आएगा वो 10th ईयर के एंड पे आएगा, उसका भी तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। जब तुम डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे हर पूरा 10 साल का ऑन फॉर डे 0, उस दिन लास्ट डे ईयर 10th ईयर एंड पे जो रिटर्न सेल प्राइस जो आने वाला है तुम्हारा शेयर को बेचने पे, उसका भी तुमको PV निकालना होगा। ये याद रखना। ये हो सकता है कि तुम भूल जाओ, ठीक है, तो इसको याद रखना। ओके ठीक है ब्रो, समझ में आ गया। तो 2 सिचुएशन समझ में आ गया। जब परपेचुअल डिविडेंड है विथ कांस्टेंट ग्रोथ तो क्या करना होता है, अगर लिमिटेड डिविडेंड है तो क्या करना होता है। तीसरा सिचुएशन क्या था, तीसरा सिचुएशन है कि अगर परपेचुअल कैश फ्लो है, परपेचुअल डिविडेंड है बट वेरिएबल ग्रोथ रेट। अभी सीखे थे परपेचुअल कैश फ्लो, परपेचुअल डिविडेंड विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट। लेकिन जब अगर परपेचुअल कैश फ्लो विथ वेरिएबल ग्रोथ रेट आ जाए तो कैसे निकालेंगे। ओ भाई कैसे निकालेंगे, टेबल बनाओ निकाल दो हैं। हाँ मेरे भाई, हाँ पिछला बार हम लोग इसके ऊपर डिस्कस किए थे, क्या बताते हैं फिर से, ठीक है मेरे भाई। परपेचुअल कैश फ्लो विथ वेरिएबल डिविडेंड का बात, वेरिएबल ग्रोथ रेट का बात हो रहा है। मतलब परपेचुअल कैश फ्लो तो होगा, जिंदगी भर उनको डिविडेंड मिलने वाला है, लेकिन जो ग्रोथ रेट होगा वो डिफरेंट होगा। तो भाई कैसे आराम से निकाल देंगे, बताते हैं। क्वेश्चन में ही नहीं बोलेगा कि जिंदगी भर के लिए परपेचुअल जैसे कैश फ्लो बढ़ रहा है वैसे ही तुम्हारा ग्रोथ रेट भी अजीब 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 कुछ भी चलता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो तुमको बता देगा कि 4 साल तक ये ग्रोथ रेट होगा, 5 साल तक ये ग्रोथ रेट होगा, और उसके बाद से फिर एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो जाएगा। एक दिन के बाद वो कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो जाएगा। वो क्वेश्चन तुमको बता देगा। तो कब तक वेरिएबल ग्रोथ रेट है वो तुमको क्वेश्चन बता दिया, और कब से कांस्टेंट है वो बता दिया। तो हमको तो ये आता है ना कि परपेचुअल कैश फ्लो विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट, तो उसका फॉर्मूला है V0=D1/K-G, वैसे निकाल देंगे। और परपेचुअल कैश फ्लो विथ वेरिएबल ग्रोथ रेट है, वो तो कुछ दिन के लिए है, तो उसको तो हम लोग मान लेंगे लिमिटेड कैश फ्लो की तरह। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया डिविडेंड है और वो 3 साल तक ग्रो करेगा 2% से, उसके बाद तीसरा साल के बाद से वो 5% के साथ कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमको पता है कि 3 ही साल तक तो डिविडेंड डिफरेंट होने वाला है, ग्रोथ रेट डिफरेंट होने वाला है। तो 3 साल का तुम टेबल बना दो और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, और तीसरा साल के एंड पे तुमको पता है कि अब से कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो जाएगा। तो तीसरा साल के एंड पे तुम फॉर्मूला लगा दो V0=D1/K-G। तो तीसरा साल के एंड पे तुमको वैल्यू पता चल गया, तीसरा साल के एंड पे तुमको इंटेंसिक वैल्यू पता चल गया कि परपेचुअल कैश फ्लो जो जिंदगी बढ़ाने वाला है वो पता चल गया, बस क्वेश्चन बन गया। नहीं, एक बात याद रखना, ये जो भी परपेचुअल कैश फ्लो विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट का जो आया है वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 3rd ईयर एंड पे, वो 3rd ईयर एंड पे आया है, डे 1 नहीं आया है। तुमको डे 1 वैल्यू निकालना होता है। तो ये जो 3rd ईयर एंड पे जो वैल्यू लाए हो फॉर्मूला लगा के, उसका फिर तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। तो एक बार इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, और स्टार्टिंग में तुम जो लिमिटेड पीरियड था उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे, तो टेबल का डे 0 तुम निकाल दिया, और 3rd ईयर पे अभी निकाला था फॉर्मूला लगा के, फिर इसको ऐसे कर दिया। तो टेबल का प्रेजेंट वैल्यू और फिर परपेचुअल कैश फ्लो विथ कांस्टेंट का यहाँ से फिर प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को ऐड किए, आ गया तुम्हारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू।
परपेचुअल प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू, करेक्ट ना। नॉर्मल एग्जांपल फिर से, क्वेश्चन बोला कि 3 साल तक पहला साल 2% ग्रोथ रेट, दूसरा साल 4% और तीसरा साल 8%, लेकिन तीसरा साल के बाद से 10% पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो 3 साल लिमिटेड कैश फ्लो है, याद रखो। उसके बाद हम लोग वापस बेच नहीं रहे, परपेचुअल जाएगा, लेकिन 3 साल तक लिमिटेड मान लेते हैं क्योंकि डिफरेंट डिविडेंड है। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, डे 1 निकल गया यहाँ पे। अब इस दिन पे जो परपेचुअल कांस्टेंट ग्रोथ रेट होने वाला है, इसका वैल्यू निकाल दो, जो टर्मिनल में पढ़े थे बेसिक्स में। यहाँ पे जब तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाला V0 = D1/K-G, तो थर्ड ईयर एंड का प्रेजेंट वैल्यू आया। ये थर्ड ईयर एंड का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको तुमको डे 1 का प्रेजेंट वैल्यू बनाना होगा। तो नॉर्मल फॉर्मूला से जो थर्ड ईयर एंड का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना इस दिन का वैल्यू को, तुमको पता चल जाएगा। दोनों फिर टेबल का वैल्यू और इसका प्रेजेंट वैल्यू दोनों का ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। करेक्ट। तो हम लोग क्या सीखे? हम लोग ये सीखे भाई कि अगर हम लोगों को सिक्योरिटी का वैल्यू निकालना है तो पहले हमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए। और अगर पता चल गया है तो कोई भी सिक्योरिटी का वैल्यू निकालने के लिए 2 मेथड है, या तो डिविडेंड को चेक करके निकाल दो या अर्निंग को चेक कर निकाल दो। अभी हम लोग सीखे क्या कि डिविडेंड से कैसे वैल्यू निकालते हैं कोई भी सिक्योरिटी का, ठीक है। तो डिविडेंड से कैसे निकालते हैं सिक्योरिटी का वैल्यू, उसके लिए डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर डिविडेंड हमको परपेचुअली आने वाला है विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट तो फॉर्मूला लगा देंगे V0 = D1/K-G। अगर परपेचुअल कैश फ्लो नहीं है, हमारा लिमिटेड कैश फ्लो है और उसको हम लोग बेचने वाले हैं, तो सिर्फ टेबल बना दो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। लेकिन अगर परपेचुअल कैश फ्लो है लेकिन वेरिएबल ग्रोथ रेट के साथ, तो क्या करना होगा, जितना दिन वेरिएबल होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू टेबल से बनाओ और बाकी का फिर V0 वाला फॉर्मूला लगा दो जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। डन। ओके, एक और सिर्फ ज्ञान की बात, ये जो ये था लिमिटेड कैश फ्लो वाला जो बात बोले, और बोले परपेचुअल कैश फ्लो विद वेरिएबल ग्रोथ रेट, इसको कहा जाता है 2 स्टेज डिविडेंड मॉडल। क्या बोला जाता है? बोला जाता है इसको 2 स्टेज डिविडेंड मॉडल। क्यों? क्योंकि अगर लिमिटेड कैश फ्लो का बात करो तो पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाला तुम, जो लिमिटेड पीरियड का था उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, फिर लास्ट का जो सेल प्राइस है उसका निकाला, तो ये 2 स्टेप हो गया। वैसे ही परपेचुअल कैश फ्लो विथ वेरिएबल ग्रोथ रेट में उसमें भी 2 चीज़ कर रहा था, तो इसको 2 स्टेज मॉडल कहते हैं। जो पहला वाला था परपेचुअल कैश फ्लो विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट, उसमें कोई 2 स्टेज नहीं, उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, आ गया। ओके। अब लास्ट में हम रिवाइज कर दे रहे हैं विथ नोट्स, सर क्या लिखवाएं। अगर क्वेश्चन में तुमको डिविडेंड लिखा है कि डिविडेंड इज दिस अमाउंट, तो तुम कैसे पता करोगे कि वो D1 है या फिर D0 है, वो तुम कैसे पता करोगे? तुमको अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो मान लेना है कि वो D1 है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, सीधा बोलता है कि डिविडेंड है, तो मान लेना है कि वो क्या है, D1, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में क्या स्पेसिफिकली बोलेगा कि हाँ ये D0 है तब D0 मानेंगे, अदरवाइज D1। देखो भाई जनरली D1 होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि डिविडेंड पेड या डिविडेंड पेज, डिविडेंड पेड या डिविडेंड पेज, कंपनी हैज पेड डिविडेंड और या फिर कंपनी पेज डिविडेंड दिस अमाउंट, वो मतलब है कि वो तुम्हारा D0 है, ठीक है। या फिर डिविडेंड उसका अगर क्वेश्चन में कंपनी का इनकम स्टेटमेंट दे दिया, इनकम स्टेटमेंट, पीएस स्टेटमेंट नहीं, इनकम स्टेटमेंट दे दिया है, और वहां अगर डिविडेंड उसमें दिखा रहा है या फिर डिविडेंड दिखा रहा है या फिर डिविडेंड निकालने का वैल्यू अगर दिखा रहा है तुमको, मतलब वो D0 है। इनकम स्टेटमेंट बन चुका है भाई, जो ईयर खत्म होता है उसका इनकम स्टेटमेंट बनता है, आगे का नहीं बनता है, फ्यूचर का अभी नहीं बनता है, वो पोटेंशियल है, अलग है। वो इनकम स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर का बनेगा, ठीक है, जिस साल में काम करे उसका नहीं, तो वो D0। अगर उसमें अगर कोई अर्निंग दिख रहा है और उस अर्निंग से अगर तुम डिविडेंड निकाल रहे हो, दैट इज D0 नॉट D1, ठीक है। तो एक बात क्लियर रखो, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो जनरली D1 होता है डिविडेंड। अगर क्वेश्चन सीधा बोलता है कि डिविडेंड कंपनी पेज डिविडेंड या पे डिविडेंड, वो D0 है। या फिर अगर इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है या तो सीधा दिया हुआ है फिर तुमको निकाल रहे हो, तो उससे अगर निकाल रहे हो तो D0 है, ये बात दिमाग में याद रखना, ठीक। ओके, वाई वी वर फाइंडिंग वैल्यू टू टेक डिसीजन। हम लोग क्यों वैल्यू निकालें हैं सिक्योरिटी का? सिक्योरिटी का वैल्यू क्यों निकालें? सिक्योरिटी वैल्यू इसलिए निकालें कि हम पता कर पाए कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है, बेचना है कि नहीं बेचना है, ठीक है। ओके, तो खरीदना है कि नहीं खरीदना है वो कैसे कंपेयर करते हैं? जो इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालें, जो मार्केट प्राइस है, जो वो दोनों को कंपेयर करेंगे, पता चल जाएगा। अगर हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है मार्केट प्राइस से, मतलब मार्केट में वो अंडर प्राइस्ड है, हम उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 150 रुपया है लेकिन मार्केट में 100 रुपये में चल रहा है, तो हम तो खरीद लेंगे।
अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, मार्केट में ज़्यादा है दाम, वो ओवर प्राइस्ड है, मतलब उसका सारा वैल्यू ज़्यादा नहीं, वैल्यू कम है, लेकिन मार्केट में सब उसको घुमा रहे ज़्यादा पे, हम लोग नहीं खरीदेंगे, और अगर खरीदेंगे तो बेच देंगे। करेक्ट? ओके। नीड टू टेक डिसीजन टू टेक, हम लोग ये क्यों चैप्टर पढ़ रहे थे, ये रिवाइज का नोट्स दिया हुआ है। नीड, हम लोग इस सिक्योरिटी का क्यों चैप्टर पढ़े, क्योंकि डिसीजन लेना है। टू टेक डिसीजन हमको इंटेंसिक वैल्यू चाहिए, और इंटेंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमको पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, तभी तो V0 को D1 अपन के माइनस जी में के ही ढूंढना होगा। तो के कैसे निकालते हैं, CAPM अप्रोच से, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो RM माइनस RF है, हो सकता है क्वेश्चन में RM का वैल्यू अलग दो और RF का वैल्यू अलग दोगे, तो तुम माइनस करके निकाल सकते हो कि RM माइनस RF, ऐसे करके तुम फॉर्मूला पे सेट कर लोगे। हो सकता है क्वेश्चन में RM नहीं दिया हो, सिर्फ RF दिया हुआ, तो कैसे निकालोगे? तो क्वेश्चन में बोलेगा मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या बोलेगा? मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है RM माइनस RF, जब दोनों को नेट कर देंगे तो उसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। हमारा 15% था मार्केट का रिस्क और 5% था रिस्क फ्री, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना था हमारा? 10%। RM माइनस RF को कहते हैं एक साथ मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये बात याद रखना, ठीक है? ओके। V0 इक्वल टू D1 K माइनस जी, डिपेंडिंग अपॉन, लॉजिक तुमको समझा चुके हैं, वैल्यू ऑफ शेयर विल डिपेंड अपॉन सिचुएशन, और सिचुएशन तुमको समझा चुके हैं। दिस इज एनफ फॉर दिस लेक्चर। अब अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय।